Hello, friends. Welcome to daily news analysis of the Indian Express. Today, the date is November 24. So let's get started. Alright, यहाँ पर 4 डे का जो ट्रूस जो सीज फायर था वो फोर्स में आ चुका है. सो वेरी सून एड विल फ्लो टू दी पैलेस्टीनियन टेरिटरीज ऑफ वेस्ट बैंक. यहाँ पे देखिए, आई ऑलवेज टॉट यू अबाउट वन थिंग दैट सी देयर इज काइंड ऑफ कोल्ड वॉर अगेन इमर्जिंग. ओके, रशिया चाइना एक्सेस. ओके, इट इज लाइक मतलब unbreakable, okay, unconditional, that's the word they use. Then there is another Chinese neighbor, that is North Korea, right? Then here is Pakistan and here is Iran. Okay, and अगर आप देखोगे तो एक्सेप्ट पाकिस्तान, ओके, टू सम एक्सटेंट यू कैन से पाकिस्तान, बट अगर पाकिस्तान को यहाँ से हटा भी दो तो उसके बाद भी ये जो सारी कंट्रीज हैं इनका कहीं ना कहीं यूएसए के साथ कुछ ना कुछ चलता रहता है, राइट? तो ये जो एक नेक्सस इमर्ज हो रहा है स्पेशली इंडिया के नेबरहुड में, ये सब कंट्रीज इंडिया के नेबरहुड में है. तो ये जो नेक्सस डेवलप हो रहा है ये बहुत डेंजरस है. तो इसी नेक्सस को में एक और स्टेप आगे लेते हुए यहाँ पर क्या हुआ है कि रशियंस ने सपोर्ट किया है यहाँ पर नॉर्थ कोरिया को टू पुट ए सैटेलाइट इनटू द ऑर्बिट फॉर फर्स्ट टाइम. ओके, एंड दिस इज अ सीरियस वरी फॉर साउथ कोरिया. The launch has deepened regional animosities, with both Koreas threatening to breach the past reconciliation deal and take hostile actions along their heavily armed border. राइट? तो ये जो यहाँ पर रशिया ने मदद की है इसकी एक सैटेलाइट लॉन्च करने में, एंड दैट टू ए स्पाई सैटेलाइट, कोई ऐसी वैसी सैटेलाइट भी नहीं, स्पाई सैटेलाइट. ओके, सो इसलिए साउथ कोरिया है जो वो ज्यादा वरी है इस बारे में. ओके, सैटेलाइट का नाम है मैलिक्योंग 1. नेक्स्ट, नियाग्रा फॉल को लेकर कुछ न्यूज है, तो इसकी लोकेशन देख लेना मैप पर, अफ्रीकन मैप पर. ओके, नेक्स्ट इज यहाँ पर डच में नीदरलैंड में कोई जीता है, डजंट मैटर टू अस. ओके, दिस इज क्यूजॉन सिटी फिलीपींस. कोई ज्यादा न्यूज में नहीं है, दी ओनली थिंग इसकी वही पैलेस्टीन के सपोर्ट में प्रोटेस्ट वगैरह होते रहते हैं, तो इतना कोई एग्जाम में पूछने लायक इंफॉर्मेशन नहीं है उसमें. नेक्स्ट, अब इसको कह सकते हो कि शायद कोविड का फिर से कोई नया वेरिएंट इमर्ज हो रहा है चाइना में, ठीक है, बिकॉज स्पाइक देखा गया है इलनेस में, निमोनिया केसेस में इन चाइना. ठीक है, तो डब्ल्यूएचओ ने और इन्फॉर्मेशन मांगी कि ये है क्या एग्जैक्टली, जरा बताइए. तो डब्ल्यूएचओ सेज इट हैज मेड एन ऑफिशियल रिक्वेस्ट टू चाइना फॉर इंफॉर्मेशन about potentially worrying spike in respiratory illness and clusters of pneumonia in children. ये क्योंकि पहले जब सार और कोविड आए थे ना तो उनको भी एक निमोनिया का टाइप ही माना गया था, बट बाद में वो एक अलग ही बीमारी निकली. ओके, तो इस पर इसने दोबारा मांगा है कि जरा डिटेल्स दीजिए. अदर कंट्रीज ऑल्सो सॉ ए जंप इन रेस्पिरेटरी डिजीज सच एज रेस्पिरेटरी सिंसाइटियल वायरस, दैट इज आरएसवी. नेपाल में फिर से प्रो मोनार्की प्रोटेस्ट हो रहे हैं, दैट वी वांट टू रीस्टोर द मोनार्की एंड अबॉलिश दिस कॉस्टली फेडरल सिस्टम. ये कई बार कॉन्स्टिट्यूशन बना चुके हैं, ये कई बार इनके प्राइम मिनिस्टर बदल चुके हैं, इनकी डेमोक्रेसी स्टेबल नहीं हो पा रही है. ऑस्ट्रियन टाउन ब्राउनाउ, ये किस लिए फेमस है? क्योंकि यहीं पर हिटलर का जन्म हुआ था. ये अब ये मत सोचिए कि ऑस्ट्रिया में हुआ और ये चांसलर बना जर्मनी का जाके, क्योंकि दोनों के दोनों पहले एथनिकली सेम थे, क्योंकि कंट्रीज भले ही अलग थी, एथनिकली दोनों सेम ही थे. इसलिए ऑस्ट्रिया और जर्मनी का जो आप कह सकते हो कि यूनिफिकेशन, ये रोकना हमेशा से इन वेस्टर्न कंट्रीज स्पेशली इंग्लैंड और फ्रांस का हमेशा से गोल था उस टाइम. ठीक है, जब आप वर्ल्ड वॉर 1 2 वगैरह पढ़ोगे वर्ल्ड हिस्ट्री में उसमें समझ जाओगे. तो निज्जर वो आदमी है जिसको कनाडा में एक्यूजेशन है कि इंडिया ने मारा है. ओके, और पन्नून वो है जिसको यूएसए ने कहा है कि हमने वो अटेम्प्ट थ्वाट कर दिया है, बट इंडियन लिंक्ड कुछ लोगों ने इनको मारने की कोशिश की थी. अब कनाडा वाले केस में हमने क्या स्टैंड लिया था? आउटराइटली हमने रिजेक्ट कर दिया था कि आपके जो कमेंट्स हैं सब बेस लेते हैं. बट यूएसए वाले केस में हमने क्या कहा है कि वी आर एनालाइजिंग द इंफॉर्मेशन, ओके, वी आर कंसिडरिंग दिस इंफॉर्मेशन. मतलब हमने यहाँ पर यूएस के एक्विजिशन को कंसिडर किया. ठीक, तो दोनों अप्रोच में फर्क क्यों है? क्योंकि कनाडा में ये जो निज्जर है ही इज ऑलरेडी डेड, इसको मार दिया गया है. तो इंडिया ने किया है या नहीं किया वो अलग बात है, बट कोई कंट्री एक्सेप्ट नहीं करती.
यूएसए में सिर्फ ऐसा कहा गया है कि आपने इनको मारने की कोशिश की, ठीक है, तो वो हम कंसिडर कर सकते हैं कि हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, देखते हैं कि कौन था क्या था। ऑलराइट, सिर्फ ये रीजन है कि क्यों हमने दोनों दोनों केस में हमारा जो अप्रोच है वो अलग अलग रहा है। यहाँ पर राहुल गांधी ने प्राइम मिनिस्टर को पनौती कह दिया था, तो उसको लेकर इलेक्शन कमीशन ने उनको नोटिस दिया है। नाउ फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में वही बात कही है कि गवर्नर कांट कीप द बिल पेंडिंग इंडेफिनिटली, बट एट द सेम टाइम उन्होंने ऐसी कोई टाइमलाइन भी फिक्स नहीं की है। ठीक है, बस उनके कमेंट एक तरह का आप कह सकते हैं कि एक मॉरल इफेक्ट क्रिएट करेंगे गवर्नर्स पे कि आपको जो भी डिसीजन लेना है कुछ तो डिसाइड कीजिए। Underlining that governor, as an unelected head of the state, is entrusted with certain constitutional powers. Governor cannot be at liberty to keep a bill pending indefinitely without any action whatsoever. आर्टिकल 200 empowers the governor to withhold the assent, ये सब हमने कल देख ही लिया था। ओके, तो वही बात है कि कोर्ट भी वही कह रहा है, टेक एक्शन एज सुन एज पॉसिबल, और ये आर्टिकल 200 भी यही कहता है कि एज सुन एज पॉसिबल, और इसमें वर्ड क्या यूज होता है, शैल मतलब कहीं ना कहीं मैंडेटरी है गवर्नर के लिए कि आप एक्शन लेना ही है आपको उस पर कुछ ना कुछ। तो यहाँ पे जीरा के प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गए, फार्मर्स बड़े खुश हैं, स्पेशली गुजरात के और राजस्थान के। ऑलमोस्ट 44,000 पर क्विंटल, दैट इज ऑलमोस्ट 450 रुपीज फार्मर को मिल रहा है। ओके, मार्केट में ये अराउंड मिल रहा है 650 पर केजी के हिसाब से। नाउ डीप फेक का एक और एग्जांपल दिया है यहाँ पर, ठीक है। जो मिनिस्टर है वो कह रहे हैं कि हम इसके लिए बहुत जल्दी लॉ लेकर आएंगे, या तो लॉ लेकर आएंगे या ऑलरेडी किसी एग्जिस्टिंग लॉ के अंडर में नए रूल्स बना देंगे। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ है कि आप जब भी इंस्टा वगैरह चलाते हो ना, तो कई बार एक सेलिब्रिटी आ जाएगा, ठीक है, जैसे शाहरुख खान आ गए, विराट कोहली आ गए, और वो किसी बैटिंग साइट का ऐड करने लगेंगे, जबकि उस बैटिंग का ना आपने कभी नाम सुना है ना उन लोगों ने सुना होगा, लेकिन उनके मॉफ्ट करके वीडियोस बनाए जा रहे हैं, वो इतने स्मार्टली बनाए जा रहे हैं कि बहुत मुश्किल हो जाता है डिफरेंशिएट करना, अगर आपने पहली नजर में देखा है तो। शाहरुख खान appears to ostensibly advertising a betting platform. Virat Kohli seemed to bet for a betting app with claim of big gains, but there's a catch. The audio and video are slightly out of sync. अगर बहुत ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा कि ये सिंक में नहीं है, इनके बॉडी लैंग्वेज कुछ और डिनोट कर रही है और ये वॉइस कुछ और। ओके, बट डिजिटली ऑल्टर्ड वर्जन्स ऑफ देयर फेस एंड वॉइस टू मेक इट सीम लाइक दैम। द थ्रेट द अलर्ट, और ये मैंने कल आपको बताया था, इंडिया विल होस्ट ए ग्लोबल एआई पार्टनरशिप समिट नेक्स्ट मंथ, ये याद रखिएगा। ओके, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए ग्लोबल लेवल पर कुछ रेगुलेशंस, कुछ रूल्स बनाने की जरूरत है, और हम रूल मेकिंग से बाहर नहीं रहना चाहते। ओके, इसलिए हम लोग इंसिस्ट करते रहते हैं, क्योंकि ये तो है कि देखिए आप कभी भी रूल मेकिंग से बाहर हो जाओगे ना, तो फिर आपके पॉइंट्स वहां नहीं मिलेंगे। इसलिए कई बार कहा जाता है कि अगर कोई चीज हमारे अगेंस्ट है, कोई ऑर्गेनाइजेशन, तो हम क्यों जाते हैं उसमें, जाना पड़ता है, क्योंकि वहां जो डिसीजन लिए जाएंगे आप वो डिसीजन मेकिंग से बाहर नहीं रह सकते। शी वॉज फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट जज, जस्टिस फातिमा बीवी। ये मैंने आपको बता ही दिया है कि इन दोनों केस में हमारा रिस्पॉन्स अलग अलग क्यों था। डी फेक एड्स, इट मैनिपुलेटेड द कंटेंट peddled in advertisement, promoting offshore betting platforms with dubious claims कि you will win, surely you will win and you will win a lot। ये रश्मिका मंदाना वाला केस हम डिस्कस कर चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी का गरबा करते हुए केस हम डिस्कस कर चुके हैं। नाउ इट मेंशन सेक्शन 66D ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट कब आया था, 2000 में, which entails punishment for cheating by personation by using computer resources with imprisonment of 3 years। ठीक है, तो एक तो ये सेक्शन याद रखिए, इसको याद इसलिए रख लीजिए क्योंकि कई बार आपको मेंस में अगर कुछ मेंशन करना हो ना कि अंदर अंडर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट इस तरह से 3 साल की पनिशमेंट है, तो उसमें अगर आप ये सेक्शन भी मेंशन कर देते हो, ये तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे मिलते हैं आपको। उसी तरीके से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो रूल्स हम लोग लेकर आए थे 2021 में, इंटरमीडिएट गाइडलाइंस वाला, ठीक है, उसमें एक रूल 32B है जो कहता है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आर रिक्वायर्ड टू टेक डाउन कंटेंट इन द नेचर ऑफ इम्पर्सोनेशन, इम्पर्सोनेशन मतलब मॉफ्ट किया हुआ कुछ, इंक्लूडिंग आर्टिफिशियली मॉफ्ड इमेजेस ऑफ इंडिविजुअल। ओके, आगे बढ़ते हैं। सिटी न्यूज में अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, ये कुछ अच्छे वर्ड्स हैं, आप लिख सकते हैं अपने नोट्स में। योग इज ए फिलोसफी ऑफ डिसिप्लिन एंड
meditation that transform the spirit and make the individual a better person in thought, action, knowledge and devotion. ठीक है, कहीं पे यूज करने का मौका मिले तो जरूर करना. इलेक्शन रैलीज हैं सर, नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस. ओके, अब देखिए आपको पता है कि हमारे यहाँ SC STs के लिए पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में सीट्स रिजर्व होती हैं, राइट. एंड ओबीसी की बात नहीं हो रही यहाँ पे. ST SC के केस में लोकसभा सीट का जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो रिजर्व की जाती हैं इन प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन, राइट. अब 2011 के बाद से हमने अभी तक सेंसस कंडक्ट तो नहीं करवाया, ओके. और 2024 में जब इलेक्शन होंगे तो इट्स बीन ऑलमोस्ट 13 ईयर्स. तो ऑब्वियस ही बात है कि ST SC की जो पॉपुलेशन है वो कुछ तो इंक्रीज हुई होगी, तो उस हिसाब से लोकसभा में इनकी नंबर ऑफ सीट्स भी इंक्रीज होनी चाहिए, बट वो अभी तक नहीं हुई है, क्योंकि उसके लिए हमें करनी पड़ती है डिलिमिटेशन कमीशन सेटअप, ठीक है. और उस वो किसको रेफर करती है, वो करती है लेटेस्ट वाले को. नाउ Supreme Court directed the center to set up a fresh delimitation commission to ensuring a proportional representation of the communities specified as SC, ST as mandated under the Constitution. Now, while asking the center to set up the panel, it said that it cannot direct Parliament to amend or make laws for giving proper representation to other communities that form a part of STs as that would amount to venturing into legislative domain. Okay, तो यहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर वायलेट हो जाएगा अगर सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट को ये बात कहे कि आपको अमेंड करने होंगे लॉज ताकि इन कम्युनिटीज का रिप्रेजेंटेशन जो है वो मिल सके उनको प्रोपोर्शन में. ठीक है, तो कोर्ट ने अपने आप को रिस्ट्रेन तो किया है, लेकिन फिर भी उसने ये कहा है कि एटलीस्ट गवर्नमेंट सेटअप तो करे डिलिमिटेशन कमीशन. Parliament must legislate to enact proportional representation for all other communities forming part of scheduled tribes. Okay, Limbu, Tamang tribal communities in assemblies of Sikkim and West Bengal. ये याद रखिएगा, बस इसी तरह की चीजें हैं जो यूपीएससी प्रीलिम्स में आपको परेशान करता है. okay, क्योंकि सपोज मुझे एग्जैक्टली नंबर नहीं मालूम, बट सपोज कि कहीं 130 सीट्स रिजर्व हैं SC ST के लिए. ओके, तो विद इन दिस ST भी अलग अलग ट्राइब्स होंगे ना, तो उनके लिए वो किस तरीके से रिजर्व करनी है, आपको किस तरीके से इन सबको रिप्रेजेंटेशन देना है वो आपको देखना होगा. ठीक है, सिक्किम में लिम्बू ट्राइब है और तमांग ट्राइब कहाँ मिलता है हमें, वेस्ट बंगाल में. इन दोनों को याद रखिए अपने प्रीलिम्स के लिए. फिर उसके बाद क्या है, आर्टिकल 332 333 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर ड्यूली इम्प्लीमेंटेड. ये सब उसी के रिगार्डिंग है कि ST SC के लिए सीट्स रिजर्व की जाएंगी पार्लियामेंट में. तो मत बढ़ो, ये सब कुछ नहीं है इसमें. इन्फ्लेशन ऊपर नीचे होता रहता है, मार्केट में डिमांड ऊपर नीचे होती रहती है, सो नॉट दैट बिग डील. हाँ, एक चीज है कि China+1 जो स्ट्रेटेजी है ना, उसका बेनिफिट इंडिया को कुछ हद तक तो मिला है कि हमारे यहाँ FDI का इनफ्लो जो है वो थोड़ा सा बड़ा है. ठीक है, जैसे 2021 में FDI फ्लो हमारे यहाँ कितना हो गया था, $84 बिलियन. ओके, बट हालांकि अगले साल ही थोड़ा सा गिर गया था, बट वो कोई ऐसा उसका रिस्पॉन्सिबल डोमेस्टिक फैक्टर नहीं थे. हमारे यहाँ सब कुछ ठीक चल रहा है, इकोनॉमी अच्छी ग्रो कर रही है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनी हुई है. ओके, लॉ एंड ऑर्डर भी अच्छा है देश का. ये गिरने की वजह थी पूरे ग्लोबल पे ही, पूरे ग्लोबल लेवल पर ही FDI का फ्लो थोड़ा सा कम हुआ था. ग्लोबल FDI इन्वेस्टमेंट हैज डिक्लाइंड बाय 12% एज पर यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जैसे हम लोग बोलते हैं अंकटाड. ग्लोबल एंड डोमेस्टिक मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, ये जो भी रीजन हैं, ग्लोबल एंड डोमेस्टिक मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, इस पर डिपेंड करता है कितनी FDI आएगी, आपकी डोमेस्टिक पॉलिसी कैसी है, आपका रेगुलेटरी एनवायरनमेंट कैसा है, आपकी यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसी है. इंडिया इज वाइडली एक्सपेक्टेड टू बी ए बिग बेनिफिशियरी ऑफ China+1 स्ट्रेटेजी. अब कल हमने देखा था कि जो एक आउटगोइंग जज हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट चीफ जस्टिस मिस्टर प्रिंतिकर दिवाकर, ठीक है, इन्होंने कहा था कि मेरा ट्रांसफर एकदम सडनली कर दिया गया बिना किसी रीजन की, थोड़ा बायस था. ठीक है, तो ये अल्टीमेटली किस बात आ जाती है, पूरी की पूरी कोलेजियम सिस्टम पे. काफी ओपेक है, कोई सिर पैर नहीं, कोई रीजन नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं. वही डिसाइड करता है किसको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाना है और किसको किसको हाई कोर्ट में कहाँ से किस हाई कोर्ट में ट्रांसफर करना है.
तो देखिए लार्जर इशू ये है फंक्शनिंग ऑफ कोलिजियम सिस्टम। पहला देखिए ट्रांसफर जो होते हैं एक हाइट दूसरे हाईकोर्ट में या किसी को नीचे से उठा के हाईकोर्ट जज बनाने, तो उसके पीछे का रीजन ये रहता है टू सेट द स्टेज फॉर अपॉइंटिंग चीफ जस्टिस और इंश्योरिंग एलिवेशन टू सुप्रीम कोर्ट। यानी कि जिसे कल को दिखता है आपको कि इसको सुप्रीम कोर्ट जज के लिए प्रमोट करेंगे हम लोग या किया जा सकता है, एज इसके साइड है, एक्सपीरियंस इसके साइड है, तो उसके लिए आप कह सकते हो कि पोटेंशियल कैंडिडेट फॉर सुप्रीम कोर्ट जजशिप इज सेंट टू ए लार्ज हाई कोर्ट। ओके, जैसे बॉम्बे हाई कोर्ट भेज दिया, दिल्ली हाई कोर्ट भेज दिया, मणिपुर हाई कोर्ट से उठा के सेंट टू ए लार्ज हाई कोर्ट टू टेस्टेड ऑन जुडिशियल परफॉर्मेंस। और दूसरा रीजन होता है ट्रांसफर का प्यूनिटिव, पनिशमेंट देना। जैसे आपने कुछ गलत किया है तो आपको पनिश करने के लिए किसी मणिपुर हाई कोर्ट में भेज देंगे, ठीक है, बॉम्बे हाई कोर्ट या दिल्ली हाई कोर्ट से उठा के। क्योंकि देखिए जज को पनिश करने के लिए सिर्फ एक ही प्रोसेस है कॉन्स्टिट्यूशन, वो है इम्पीचमेंट। और इम्पीचमेंट करना सबसे टफ टास्क है अपने आप में। एक तो पॉलिटिकल विल चाहिए, उसके बाद वो प्रोसेस ही बहुत लंबा चौड़ा है। इम्पीचमेंट इज द ओनली रेमेडी। द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट इज पॉलिटिकल एंड इट रिक्वायर ए ट्रायल बाय द पार्लियामेंट। आज तक कोई जज इम्पीच नहीं हुआ इंडिया में, और कई पे सीरियस करप्शन के एलिगेशन लगे हैं, जबकि nobody beyond the 3 or 5 collegium judges is aware of the reasons a shadow is cast on the transfer process. Now CJI यूई ललित जो कि अब रिटायर हो चुके हैं, इन्होंने कहा था देखिए कुछ ओपेकनेस तो जरूरी है ताकि इंटरफेरेंस ना हो अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर में, प्रेफरेबल फॉर द कॉलेजियम system to function. However, beyond a point, the collegium opacity can be injurious to internal health of the institution. It erodes the public confidence while undermining trust of judiciary. ओके, यहाँ पर है बात एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन की, एपेक। ठीक है, फर्स्ट थिंग टू रिमेंबर इज इंडिया नॉट अ मेंबर। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे वर्ड क्या आ रहा है, ई से इकोनॉमिक, कहीं पॉलिटिकल जैसा कुछ नहीं है। ठीक, तो अब ये याद रखिए कि चाहे ताइवान को कोई कंट्री एक देश मानती हो ना मानती हो चाइना के ऑब्जेक्शन वजह से, या हांगकांग को एक देश माना जाए ना माना जाए, ठीक है, वो चाइना के अंडर में ही है, अंडर ड्वेल सिस्टम। तो क्योंकि ये इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस है तो यहाँ पर ताइवान भी आता है और यहाँ पर हांगकांग भी अलग से आता है, क्योंकि इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है ये कोई पॉलिटिकल नहीं है जहाँ पे कंट्री से रिप्रेजेंट करेंगे। 2023 एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन हुआ है सैन फ्रांसिस्को में। दो इफ इट इज ए फोरम ऑफ फॉर इकोनॉमिक लीडर्स, देयर वाज सम स्ट्रेटेजिक आउटकम एज वेल। तो अब याद रखिएगा प्रिंट के लिए गोल्डन गेट डिक्लेरेशन, ये यहीं से रिलीज हुआ है, एपेक्स से। Some countries did not agree to include references to Ukraine and Israel in the declaration, क्योंकि वैसी बात है वो स्ट्रेटेजिक पॉलिटिकल मैटर्स हैं, आप इकोनॉमी के लिए मिले हो यहाँ पर, तो उसका कोई सेंस ही बनता। ठीक, चाइना ने भी इग्नोर किया यूक्रेन और वेस्ट एशिया के क्राइसिस को, रशिया ने भी मना किया, वो तो करेगा ही ऑफ कोर्स। नाउ द आउटकम इज दैट चाइना एंड यूएस आर टॉकिंग अगेन। ओके, उन्होंने रिस्टोर किए अपने मिलिट्री कम्युनिकेशन इंक्लूडिंग मिलिट्री, ओके, विच वॉज सस्पेंडेड बाय चाइना। हालांकि इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ, कोई ऐसा कोई नया एग्रीमेंट निकल कर नहीं आया है। चाइना's इकोनॉमिक स्ट्रेंथ हैज डिसिपेटेड, ओके, क्योंकि उनके यहाँ स्लो डाउन चल रहा है इकोनॉमी में काफी। वो चाहता है और ज्यादा इन्वेस्टमेंट अपनी तरफ बुलाना, लेकिन सभी कंट्रीज किसकी तरफ जा रही हैं, चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी की तरफ, ओके, कि हमें चाइना के अलावा दूसरे देशों में भी इन्वेस्ट करना चाहिए अपना, एक ही कंट्री पर रिलाई होना ठीक नहीं है। ओके, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, जैसे यूएसए ने बैन कर रखा है अपने यहाँ, नेदरलैंड ने बैन कर रखा है, हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं होने देंगे। ओके, यूएस ने कर्व कर रखी है। यूएस वॉज डी रिस्किंग एंड डाइवर्सिफाइंग फ्रॉम चाइना नॉट डीकपलिंग। अब ये पॉइंट हमारे लिए भी उतना ही वैलिड है क्योंकि हमारी इकोनॉमी काफी ज्यादा चाइना पर डिपेंडेंट है, रॉ मटेरियल्स के लिए स्पेशली। ओके, जैसे हम दवाई बनाते हैं, फार्मेसी, वर्ल्ड फार्मेसी कहलाता है इंडिया, बट एट द सेम टाइम दवाई में यूज होने वाला एपीआई वो आता तो चाइना से ही है ना। तो आपको ये टर्म इंडिया के कंटेक्स्ट में भी यूज करना चाहिए दैट वी डोंट वांट टू डीकपल फ्रॉम चाइना बट वी वांट टू डी रिस्क फ्रॉम चाइना। ये डिपेंडेंसी नहीं रखनी है हमें उस पर, हमें थोड़ा सा डाइवर्सिफाई भी करने होंगे, हम जो भी रॉ मटेरियल्स की हमें जरूरत पड़ती है, चाहे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में, ठीक है, या इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो इंडस्ट्री अब डेवलप हो रही है। उसी तरीके से यूएस जापान कोरिया का ट्राइलेटरल एक फ्रेमवर्क बना था, ठीक है, वो उन्होंने भी अपना समिट इसी के अराउंड किया, एपेक की साइड में ही। देयर इज क्विक रिजम्पशन ऑफ जापान चाइना समिट एज वेल। इन दो दे बोथ एग्री टू एस्टैब्लिश न्यू डायलॉग फ्रेमवर्क ऑन ट्रेड। दिस में डील विद रिस्ट्रिक्शंस ऑन सेमीकंडक्टर्स एंड अदर टेक्नोलॉजी। ये चाइना के लिए वरी है कि मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आगे जा रहा हूं तो आप लोग मुझे रोकने के लिए इस तरह के रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हो। ऑल क्वाड मेंबर अदर देन इंडिया हैव मेट शी जिनपिंग। और कल हमने ये डायमेंशन कंसीडर किया था, परसों किया था हमने डिस्कस कि इंडिया क्यों बात नहीं कर रहा है चाइना के साथ, क्योंकि हमारे तीन कंसर्न है। पहला है मिलिट्री,
दूसरा है पॉलिटिकल डायलॉग, ठीक है, तीसरा है इकोनॉमिक। इकोनॉमिक लेवल पे हम थोड़ा सा आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ना चाहते हैं, इसलिए ठीक है। तो हमने वो सब कोशिश भी की थी लैपटॉप वगैरह बैन करने की, बट हमने नहीं किया। लेकिन उसमें फिर भी हमने मैनेजमेंट सिस्टम लाए कि कंपनीज को बताना होगा कि आपने जो भी इंपोर्ट किया है कहाँ से किया है, ठीक है। आप सिर्फ फ्रेंडली कंट्रीज से ही कर सकते हो, यानी कि अटैक सीधे चाइना पर है। पॉलिटिकल डायलॉग हम नहीं करेंगे जब तक कि आप मिलिट्री स्टैंड ऑफ को सॉल्व नहीं कर लेते पूरा। राइट। बाकी क्वाड मेंबर्स हैं जो तीन, उनका कोई मिलिट्री स्टैंड ऑफ है नहीं चाइना के साथ, ठीक है। तो वो बात कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे साथ आप बिल्कुल एकदम आमने सामने खड़े हो इस वक्त। नेगोशिएशन चल रहे हैं बट आप पीछे हटने को तैयार नहीं हो। ओके, तो इंडिया का स्टैंड अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। Now, for Taiwan, APEC is important as it is the highest level of interaction it gets. Okay, यहाँ पे उसने डिस्कस किया इशू ऑफ चाइनीज इकोनॉमिक कोऑर्शन, एडमिशन इनटू द कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट ऑन टीपीपी, ठीक है। ये ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप जो बनने वाली थी, ओबामा ने इनिशिएट की थी, बट अल्टीमेटली क्या है कि वो मटेरियलाइज हो नहीं पाया, क्योंकि ट्रम्प को पसंद नहीं आया। उसने यूएसए को इससे बाहर कर दिया कि हमें नहीं पार्टनर बनना है। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन फिर भी बना, ठीक है, बाकी कंट्रीज के साथ। यूएस इज मिसिंग फ्रॉम दिस एंड ताइवान एंड चाइना एप्लीकेंट्स। अभी बना ही पूरा चाइना के अगेंस्ट है, और फिर भी चाइना ने एप्लीकेशन दे रखी है और ताइवान ने भी दे रखी है। वी ऑल्सो वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस, एंड टीपीपी का इंडिया भी पार्ट नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। इंडिया टीपीपी का भी पार्ट नहीं है, इंडिया आरसेप का भी पार्ट नहीं है, दोनों याद रखिएगा। राइट। तो ऑब्वियसली अब ये सब कंट्रीज अगर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप कर रही हैं, ये रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप कर रही हैं आपस में, तो ऑब्वियसली बात है फिर इंडिया बाहर रह जाएगा, ठीक है। तो कई बार कहा गया कि यार आरसेप तो इंडिया को ज्वाइन करना चाहिए था, इवन चाइना ने भी काफी इंसिस्ट किया था आप ज्वाइन कीजिए, क्योंकि ये आपस में अगर फ्री ट्रेड करते रहेंगे तो फिर हमारे प्रोडक्ट तो महंगे जाएंगे ना इन कंट्रीज में। अब हम फ्री ट्रेड ऑस्ट्रेलिया के साथ कर लिया हमने, लेकिन वो ऑलरेडी आरसेप का भी पार्ट है, राइट। तो ऑस्ट्रेलिया के साथ कर लिया हमने, अब सपोज न्यूजीलैंड के साथ कुछ है, तो वही कुछ प्रोडक्ट चाइना से आ रहा है, वो ऑलरेडी आरसेप का पार्ट है, चाइना न्यूजीलैंड दोनों, तो उनके यहाँ 0% पे पहुंचेगी वो चीजें, ठीक है। मगर इंडिया का यहाँ पे कोई एफटीए है नहीं न्यूजीलैंड के साथ, तो हमारे पे सपोज 5 से 10% ड्यूटी लग रही है, तो हमारी चीज महंगी हो जाएगी न्यूजीलैंड में, राइट। उसी तरह पूरा आसियान का मार्केट हमारे हाथ से निकल जाएगा। तो आरसेप का पार्ट तो बनना चाहिए था इंडिया को, बट उसके भी अपने कुछ रीजन हैं। और ये टीपीपी पार्टनर बनना इसलिए भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये जो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क जो हम पिछले 2 दिन से डिस्कस कर रहे हैं, आईपीएफ, यूएस लेड, ठीक है, इसमें जो ट्रेड वाला पिलर है वो भी अभी तक मटेरियलाइज नहीं हो पाया है। तो इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटीज कम होती जाएंगी ऐसे तो, राइट। तो उसमें 4 पिलर है ना, हमने देखे थे। सप्लाई चेन रेजिलियंस साइन हो चुका है, क्लीन एनर्जी साइन हो चुका है, एंटी करप्शन मेजर्स साइन हो चुका है, ठीक है। सिर्फ ट्रेड वाला पिलर है जो साइन नहीं हुआ है, ठीक है ना। ये जो गोल्डन गेट स्टेटमेंट, ये क्या है? APEC will seek a well-functioning dispute settlement system for the WTO, accessible to all members by 2024, and pursue a free trade area of Asia Pacific. APEC does not include India. ये तो याद रखना है। APEC labels its member as economies rather than countries, and that's why Hong Kong and Taiwan is participating, no? Because they are economies, not countries. APEC focus was on sustainability, inclusion, resilience, innovation. India has similar objective. India is in the same region and needs to engage with the aspects of APEC so that its economic goals can be met, and this can make India a better alternative to new FDI in China. यहाँ पे घोल फिश के बारे में बात है। स्टेट फिश डिक्लेयर किया है गुजरात ने इसको, ठीक है। फिशरमैन की लॉटरी मानी जाती है। घोल इज फाउंड अराउंड द कोस्ट ऑफ गुजरात एंड महाराष्ट्र। डेलिकेसी इन यूरोप के लिए, डेलिकेसी के लिए फेमस है यूरोप और मिडिल ईस्ट में। इसका जो एयर ब्लेडर होता है ये सबसे ज्यादा डिमांड में है चाइना में, और इसकी कीमत भी बहुत मिलती है, ऑलमोस्ट 25,000 फॉर 1 किलोग्राम, ठीक है, दिस एयर ब्लेडर। स्टेट फिश का स्टेटस मिला है तो उसका एक बेनिफिट ये भी होगा कि वो कंजर्वेशन के लिए अब ज्यादा ध्यान दिया जाएगा इस पर, ठीक है। ऑलरेडी इसकी काफी शॉर्टेज है। सेम वॉज द केस विद हिल्सा क्राइसिस, ठीक है। ये मिलती थी हमें बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल में, तो फिर इन लोगों ने भी इसके कंजर्वेशन पर काफी सारे एफर्ट्स लगाए। ओके, ये पोल्यूशन को लेकर है। 1 चाइल्ड इन एवरी 5 मिनट डाई, ओके, 1 चाइल्ड एवरी 5 मिनट। ये वॉर की बात नहीं कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं ड्यू टू टॉल ऑफ ब्रीदिंग इंडिया टॉक्सिक एयर। स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर रिपोर्ट ये कहती है कि एयर पोल्यूशन किल्ड ओवर 1.16 लाख न्यू बॉर्न इन इंडिया विद इन 27 डेज ऑफ देयर बर्थ। द इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन स्टार्ट इम्पैक्टिंग चाइल्ड इवन बिफोर शी इज बॉर्न। लीडिंग कॉज क्या है? PM 2.5। इट कट शॉर्ट इंडियाज लाइफ एक्सपेक्टेंसी बाय ओवर 5 years।
दिल्ली इज द मोस्ट पॉपुलर सिटी फॉर पास्ट 12 ईयर्स, ओके, अराउंड द वर्ल्ड सबसे पॉपुलर सिटी है। दिल्ली का AQI भी अगर हम देखें तो WHO के नॉर्म से 10 टाइम्स ज्यादा गंदा है, ये इतनी ज्यादा पॉल्यूटेड है हमारी दिल्ली। विंटर आने के बाद फिर प्रॉब्लम और बढ़ जाती है, ठीक है, क्योंकि व्हीकल एमिशन, कंस्ट्रक्शन, इंडस्ट्री से निकलने वाला स्मोक, स्टबल बर्निंग से निकलने वाला कोल बर्निंग, बायोमास वेस्ट बर्निंग, ब्रिक किल्स, डीजल जनरेटर, और वो पराली जलाना पंजाब में। इस वजह से विंटर में दिल्ली की हवा और ज्यादा पॉल्यूटेड हो जाती है। एयर पोल्यूशन इज नॉट ओनली बैड फॉर हेल्थ बट ऑल्सो फॉर इकोनॉमी। प्रीमेच्योर डेथ होने लगती है, ठीक है, हॉस्पिटलाइजेशन और ज्यादा बढ़ जाता है, इंक्रीज मॉर्बिडिटी इज डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ एयर पोल्यूशन एंड लीड्स टू loss of output equal to $37 billion, that is 1% of our GDP. Now, mitigating air pollution in India must be viewed as an investment rather than expenditure. ये अब हवा थोड़ी अच्छी बेहतर करने के लिए दिल्ली में सब जगह अगर पेड़ लगाए जाएं तो उसको एक्सपेंडिचर मानती है सरकार, ठीक है, बट उसे एक्सपेंडिचर नहीं, उसे इन्वेस्टमेंट मानना चाहिए। वो चीज आपकी हेल्थ बेटर बनाएगी, तो आपके हॉस्पिटल्स में होने वाला जो बर्डन है वो कम होगा, राइट। दिस विल एंश्योर फ्यूचर सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ये स्टॉप गैप सोल्यूशन जो होते हैं कि ऑड इवन लाएंगे हम, आज ऑड गाड़ियां चलेंगी कल इवन चलेंगी, उससे कुछ नहीं होने वाला। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में हम क्या करते हैं, कर सकते हैं हम पेट्रोल और डीजल व्हीकल को EW से रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे काफी सारे ऑटो रिक्शा हुए हैं, ई रिक्शा आजकल बहुत कॉमन है, दिल्ली में एटलीस्ट, आगे का मुझे नहीं पता। हैविली सब्सिडाइज इलेक्ट्रिक व्हीकल, लेकिन फेम 2 जो लेकर आई थी कि हम सब्सिडी देंगे कंज्यूमर्स को, ये फेम 2 ऐसी रिपोर्ट है कि गवर्नमेंट इसको डिसकंटिन्यू कर सकती है। नाउ यूज ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, साइकिलिंग इज फॉर शॉर्ट डिस्टेंस, इसको एनकरेज करने की जरूरत है। यूज ऑफ बायोमिथेनॉल इंस्टेड ऑफ कन्वेंशनल फॉसिल फ्यूल। इसके अलावा इंडस्ट्रियल सेक्टर में जाएं अगर, तो ब्रिक किल्न्स होते हैं ना, दे नीड टू अडॉप्ट टू इंड्यूस्ड ड्रॉट जिगजैग किल्न्स, क्योंकि अगर आपने ये सीधे सीधे इस तरह की किल्न बनाई होंगी ना, तो ये ठीक से एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है हीट को, ठीक है, और ज्यादा एमिशन करती है। लेकिन अगर आपने ऐसे जिगजैग बनाई है, ठीक है, तो ये बेटर हीट को ट्रांसमिट करती है और एफिशिएंटली यूटिलाइज भी करती है और पॉल्यूशन भी कम करती है, क्योंकि स्टैकिंग द किल्स इन ए zigzag पैटर्न लीड्स टू मोर एफिशिएंट फ्यूल कंबशन एंड रिड्यूस PM 2.5 emissions by 20% एंड ब्लैक कार्बन एमिशन बाय 30%। तो पहले तो ये दिमाग में बिठा लो, ये जो ब्रिक किल्स होती है ना, उनसे PM 2.5 और उसके साथ साथ ब्लैक कार्बन के भी एमिशन होते हैं, ये दोनों अच्छे से दिमाग में रखना। ये brick kilns is responsible for PM 2.5 and most importantly for this black carbon. Highly polluting industries should be monitored, heavy fine should be imposed अगर आप फॉलो नहीं करते हो तो। और रेसिडेंशियल सेक्टर की बात करें तो ओपन बर्निंग ऑफ गार्बेज एंड हाउस होल्ड वेस्ट नीड टू बी कम्प्लीटली बैंड एंड स्ट्रिक्टली एनफोर्स। बट सच ये है कि हमारे यहाँ जो लैंडफिल साइट्स हैं दिल्ली में, इनमें भी कई बार बहुत बड़ी बड़ी आग लगी हैं। It is also imperative to switch from traditional cooking fuels such as firewood, coal, cow dung, cakes in rural and deprived household to 100% usage of LPG। और उज्ज्वला स्कीम फेल मिसरेबली। इंटेंशंस तो अच्छे थे, सिलेंडर्स काफी सारे डिस्ट्रीब्यूट भी किए गए, बट आपने इतनी तेजी से उसकी कॉस्ट बढ़ी कि लोगों ने यूज करना ही कम कर दिया, स्पेशली विलेजेस में। इंडस्ट्रियलाइजेशन एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरमेंटल डैमेज, इसमें इंडिया की रैंक सबसे नीचे जाती है, ठीक है। ये जो इंडेक्स आता है एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, उसमें 180 कंट्रीज में हम सबसे नीचे हैं। और गांधी जी के यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं बहुत अच्छे, दैट मॉडर्न सिविलाइजेशन हैज पुट ए प्राइस इवन ऑन एयर, ओके। जो तो आजकल जो एयर फ्रेशनर्स वगैरह आए हैं, रूम में रखते हो आप, ठीक है, वो सब यही हैं, एयर प्यूरिफायर वगैरह, ठीक है। आपने हवा पर भी आज एक कीमत लगाती है। जैसे जब छोटे थे ना, तो गांव वगैरह में बड़े बुजुर्ग कहते थे यार ये क्या है, ये पीने का पानी भी बॉटल में देंगे, कौन खरीदेगा। बट आज हम सब देख रहे हैं बिस्लेरी जैसे कितने ब्रांड मार्केट में हैं। ये स्मॉल टाउन में तो आपको फिर भी कहीं से भी आप मिट्टी कलेक्ट कर लेते हो, प्लांट लगा सकते हो। दिल्ली में आपको वो भी खरीदनी पड़ती है। तो मिट्टी से लेके पीने के पानी से लेके आज हवा तक पे कैपिटलिज्म ने एकदम प्राइस सेट कर दी है सब चीज पे। नथिंग इज फ्री, नॉट इवन ब्रीदिंग द एयर। ओके, यहाँ पर लोकटक लेक की बात है। लोकटक लेक कहाँ आता है, पता ही होगा आपको, मणिपुर में आता है, ठीक है। संगाई डियर वहाँ पे फेमस है, इट इज एंडेमिक टू मणिपुर। एंड इसी लोकटक लेक में कौन सा क्या स्टैब्लिश है, लामजाओ फ्लोटिंग नेशनल पार्क, ठीक है। ये फ्लोटिंग्स हैं, इनको हुंडीज भी कहते हैं, अरे हुंडीज ही कहते हैं शायद, नॉट श्योर, बट हाँ हुंडीज ही कहते हैं शायद।
Okay, these are not important for UPSC aspirant. Don't waste your time on this. Okay. How farm fire is counted? अब ये नहीं पूछा जाएगा, कभी नहीं पूछा जाएगा कि आप ये बताइए कि इन सबको कैसे हैंडल करना, वो छोड़ के आपसे ये पूछा जाए कि काउंट कैसे करेंगे हम फार्म फायर, तो ऐसी बेवकूफ़ी यूपीएससी कभी नहीं करेगा। ओके, यहाँ पे केरल में कुछ पैडी के प्राइसेस को लेकर कुछ इशू है, लोकल इशू है, नॉट फॉर योर यूपीएससी। आई थिंक जस्ट न्यूज़पेपर, या देयर इज इकोनॉमी। ऑलराइट, यहाँ पर हमारे जो आईटी मिनिस्टर हैं, इनका कहना है कि हम जल्द ही रेगुलेशन लेकर आएंगे। ठीक है, अभी जो भी रेगुलेशन इशू किए जाते हैं डीफेक अगेंस्ट, वो किस में किए जाते हैं? हमारे आईटी एक्ट 2000 में। ठीक है, या फिर इंटरमीडिएट गाइडलाइंस जो 2021 में आई है। ओके, तो अब या तो इसी एक्ट के अंडर में कोई न्यू गाइडलाइंस आ जाएंगी, रूल्स बना दिए जाएंगे डीफेक के लिए, या फिर प्रॉपर एक अलग से नया लॉ बनाया जा सकता है। Now, government will formulate a regulation to control the spread of deepfakes on social media platform. Okay. Government will come up with a clear, actionable plan to tackle deepfakes and misinformation in next 10 days. चार की पिलर्स हैं इसमें गवर्नमेंट के। पहला है डिटेक्शन, डिटेक्ट करो कि ये डीपफेक का यूज करके बनाया गया है। दूसरा है प्रिवेंशन, ताकि उसको वायरल होने से रोका जा सके। तीसरा है रिपोर्टिंग, रिपोर्ट कीजिए अगर ऐसा कुछ आपके सामने आता है। चौथा है अवेयरनेस लोगों में, ये डीप फेक वीडियोस हैं, इनको आप आगे फॉरवर्ड सर्कुलेट मत करो, इट इज टोटली फेक। नाउ या तो न्यू लेजिस्लेशन ला सकते हैं, या नया कानून बना सकते हैं, न्यू रूल्स बना सकते हैं, या अमेंडमेंट कर सकते हैं एग्जिस्टिंग रूल्स में ही। Advertisement and sponsored posts on social media have been found to contain deepfakes of personalities like शाहरुख खान, विराट कोहली, जो हमने शुरू में डिस्कस किया। Okay, that's it for this session. And do join the Telegram group, okay? Because we have already started now with our prelims aspect sort of things, okay? 1 दिसंबर से रेगुलर हो जाएगा उसमें प्रीलिम्स का सब कुछ। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है इजी एस बाय यूपीएससी। Okay, do join there. Thanks for joining this session. Have a great day and keep learning.